गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सुधारों के संबंध में जेपी नारायण के विचार। भी सामाजिक सुधारों के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे वो आज हम देखेंगे। जयप्रकाश नारायण मानवतावादी विचारक थे। अपने जीवन के काफ़ी लंबे अनुभवों के फलस्वरूप उन्होंने भारतीय समाज की अनेकों सामाजिक बुराइयों का ज्ञान था। स्वतंत्र भारत की लोकतंत्र यह प्रणाली की कार्यशीलता के दोषों ने भी उनकी आत्मा को झकझोरा था। उन्होंने अनुभव किया कि जब तक भारतीय समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार नहीं किए जाते, उस समय तक भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र का सही पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। भारतीय समाज में सुधार करने के विषय में उन्होंने समय समय पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उन सुझाव के कारण उन्हें समाज सुधारक के रूप में मान्यता दी जाती है। उनके महत्वपूर्ण विचार भी इस प्रकार है। सबसे पहले मानवीय मूल्यों के सम्मान का विकास। मानवीय मूल्य जिसको हम नैतिक मूल्यों का भी नाम देते हैं, है ना। बार बार वो यही कहते हैं ना कि आध्यात्मिकरण होना चाहिए, राजनीति का नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, लोकतंत्र दलविहीन होना चाहिए। तो नारायण स्वाभाविक तौर पर मानवतावाद के श्रद्धालु थे। मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी हार्दिक श्रद्धा थी। वे मनुष्य में आपसी प्रेम, सहयोग पर परस्पर सद्भावना विकसित करना चाहते थे। उनका विचार, क्योंकि यह विश्वास बनता जा रहा था कि भारतीय समाज पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपनी सभ्यता और मानवीय रीति रिवाजों को त्याग रही थी। क्योंकि उस टाइम अंग्रेजी शासन था ना, अंग्रेज अपनी सभ्यता और संस्कृति को यहाँ फैला रहे थे और भारतीय सभ्यता संस्कृति से हमारे भारतीयों को दूर कर रहे थे। तो वो ऐसा मानते थे जयप्रकाश नारायण कि हमारे भारतीय तो पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही हैं और भारतीय सभ्यता से दूर जा रहे हैं। अपने नैतिक मूल्यों का पतन उनका हो रहा है, चरित्र निर्माण उनका अच्छे से नहीं हो रहा है। वो मान सम्मान, प्रेम, सहयोग, जो बंधुत्व, एकता, जो उनके हमारे नैतिक मूल्य थे या मानवीय मूल्य थे, उनसे वो दूर हो रही है। उन्होंने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अनैतिकता का बोलबाला बढ़ रहा है और राजनीतिक सत्य और ईमानदारी का त्याग करके झूठ, बेईमान राजनीतिक सौदेबाजी का खुला प्रगटीकरण कर रहे हैं। जन सेवा की वैधानिक राजनीतिज्ञों का एक ही उद्देश्य स्वार्थ हितों की पूर्ति बन गया है। भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, सेवा, बलिदान, सहयोग आदि की भावनाओं का पतन हुआ और धर्म, जाति, नस्ल, प्रांत आदि के नाम से लोगों में बांटा गया। नारायण का यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारतीय नेताओं और लोगों में मानवीय रीति रिवाजों के लिए अधिक से अधिक सम्मान का विकास नहीं होता, तब तक राष्ट्रीय जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही अनैतिकता और निराश को नहीं रोका जा सकता। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर ऐसे गैर सरकारी संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो लोगों में प्रेम, सहनशीलता, सेवा, सहयोग, बलिदान, त्याग, ये हमारे मानवीय मूल्य हैं। एक मनुष्य के अंदर ये गुण होने चाहिए, प्रेम का, सहयोग का, सेवा का, बलिदान का, त्याग का, और भावनाएं ऐसी विकसित होनी करने के लिए यत्न करने चाहिए। भी ऐसे कुछ ग्रुप बनाओ, ऐसे कुछ संगठन बनाओ जो लोगों के अंदर ये सब गुण विकसित कर सके। इसलिए उसने मानवीय मूल्यों पर जोर दिया था। जब मनुष्य के अंदर ये मानवीय मूल्य विकसित हो जाएंगे तो वो सामाजिक बुराइयां जो समाज में फैली हुई हैं, जातिवाद है या धर्म के ऊपर है या भ्रष्टाचारी की है, सारी बुराइयां अपने आप दूर होती चली जाएंगी और पुनर्निर्माण समाज का हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है हमारा समानतावादी समाज। नारायण समाज में बढ़ रहे भेदभाव से बहुत निराश थे। जो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किए जा रहे थे ना, कई जाति के आधार पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कई भाषा के आधार पर हो रहे थे, कई धर्म के आधार पर हो रहे थे, कई लिंग के आधार पर हो रहे थे, तो इनसे वो काफ़ी नाराज थे। क्योंकि वह अनुभव कर रहे थे कि भारतीयों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अंतर इतने बढ़ रहे हैं कि समानता की जगह गंभीर असमानताएं भारतीय समाज के महत्वपूर्ण आधार बन रही हैं। लोगों के जीवन का दृष्टिकोण अधिक से अधिक भौतिकवादी बनता जा रहा है और लोग अधिक से अधिक धन एकत्रित करने की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ने का यत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जातीय और सांप्रदायिक दंगे भी लोगों में तनाव पैदा कर रही हैं। भारत की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था के कारण अमीर और गरीब और अधिक गरीब हो रहा है। जो अमीर गरीब के बीच की खाई है ना, वो ज़्यादा बढ़ रही है। अभी अमीर तो अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। ऐसी आर्थिक असमानता समाज में फैल रही है, तो इससे वो काफ़ी निराश थे। ऐसी स्थिति भारत में समानतावादी समाज की स्थापना की सद्भावना को नष्ट कर रही है। नारायण समानतावादी समाज के उपासक थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि देश में ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार किए जाएं जिसके द्वारा भारत अधिक से अधिक समानतावादी समाज का रूप धारण कर सके। वह चाहते थे कि उन समस्त तथ्यों का अंत कर दिया जाए जो आर्थिक असमानता को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी थे। जिसके कारण गरीब हो रहे हैं, उसमें क्या है कि जो फैक्ट्रियों को, मिल मालिकों को जो मुनाफा होता है वो सारा अपनी जेब में डाल लेते हैं। ना उनके काम के घंटे निश्चित है, ना उनका वेतन निश्चित है, ना उनके छुट्टी के दिन निश्चित है, ना उनके मनोरंजन की कोई व्यवस्था, ना कोई अगर ड्यूटी के दौरान एक्सपायर हो जाता है या किसी का कोई एक्सीडेंटल घटना घट जाती है उसको कोई आर्थिक सहायता की व्यवस्था। तो ये ऐसे कारण थे जिससे आर्थिक असमानताएं समाज में फैली हुई थी।
तो सब इनको दूर करने के लिए मतलब बार बार बोल रहे थे कि जो भी कारण हैं उन कारणों को दूर किया जाए, ताकि भारत में सामाजिक आर्थिक कई तरह की समानताएं विकसित हो सके। नारायण के कल्पित समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। वह यह अनुभव करते थे कि बढ़ रही असमानताएं ही भारतीय समाज में हिंसा को प्रोत्साहित कर रही हैं। देखो, धन कमाने के लालच में लोग साम दाम दंड भेद सभी कुछ साधन अपना रहा है, तो इसमें वो चोरी डकैती, लड़ाई झगड़े, अपराध, छीना झपटी, है ना, तो ये साधन भी वो बढ़ा रहा है। तो इन साधनों से समाज में हिंसा का बोलबाला होगा। हिंसा का बोलबाला है तो समाज में अपराधीकरण तो बढ़ेगा, अपराधीकरण बढ़ेगा तो फिर समानतावादी व्यवहार नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, ये अमीर और अमीर हो जाएंगे। समानतावादी समाज की स्थापना के लिए वे भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को ऐसे रूप में पुनर्निर्माण करना चाहते थे कि परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असमानताओं का अंत हो और भारत में समानतावादी समाज का विकास किया जा सके। थर्ड है हमारा जातिवाद का विरोध। नारायण ने यह अनुभव किया था कि स्वतंत्र भारत में जाति प्रथा का अंत होने के स्थान पर यह प्रथा भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। कई राजनीतिक दलों का निर्माण ही जाति के आधार पर हुआ और ऐसे दल भारत में जातिवाद को विकसित करने के लिए अधिक उत्तरदायी बने हैं। जो भी समाज है ना, कई जैसे मुस्लिम है वो धर्म के आधार पर बन गया, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, ये हमारा जो मायावती जिसकी हेड है, तो वो इसमें चमार जाति जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो कुछ ऐसे धार्मिक और जाति के आधार पर राजनीतिक दल बने हुए हैं जो अपने धर्म और जाति को ही मतलब विकसित करना चाहते हैं, और जिससे वो दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों को निमन बताते हैं धर्म जाति वालों को। तो इससे समाज में फिर मनमुटाव फैलता है। भैया अगर एक ही जाति का बोलबाला रहेगा तो दूसरी जाति के आपस में लड़ाई भिड़ेंगे ना, आपस में उनकी बहसबाजी होगी, भी हमारी जाति अच्छी है, तुम्हारी ना नीमन है, तो तुम हमसे नीचे हो, हम तुमसे ऊपर हैं। इस प्रकार की बातों को लेकर लोगों में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी अपना जो राजनीतिक दल बना हुआ जाति के आधार पर, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। अपने प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए सारे राजनीतिक दल चुनाव में जातिवाद का सहारा लेते हैं। जब टिकट देते हैं तो जातिवाद देखते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं, किसी मंच पर खड़े हैं, रैली में कोई भाषण दे रहे हैं, तो वो उसमें अपनी जाति का बोलबाला रखेंगे, जिस भी जाति से रिलेटेड राजनीतिक दल है। तो किसी भी टाइम वो इलेक्शन के दौरान या बाकी 5 साल जो इलेक्शन होने के बाद भी सरकार नहीं बन पाती, तो वो 5 साल उनकी यही कोशिश रहती है कि नेक्स्ट सेशन में हम सरकार बनाएंगे, तो वो 5 साल फिर अपराधीकरण ही करवाएंगे ना जनता से। जिसकी सरकार बनी हुई है उसका किसी भी कानून को, किसी भी सरकार के कार्य की आलोचना करते रहेंगे। तुम्हारी जाति का कुछ नहीं कराया, तुम्हारी जाति का मंत्री नहीं बना, तुम्हारी जाति का तो कोई MP MLA नहीं बन रहा, तुम्हारी तो कोई पूछताछ नहीं, तुम्हारी तो कोई समस्याओं को नहीं उठाता। तो इस प्रकार बातों को लेकर जो विपक्षी दल होते हैं वो लोगों को भड़काते रहते हैं। नारायण भारतीयों में समानता के आधार पर एकता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। इसलिए नारायण ने इस बात पर बल दिया था कि भिन्न भिन्न जातियों के लोगों में परस्पर मेल को बढ़ाया जाए, अंतर्जातीय सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाए और राजनीति में जाति के पक्ष का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। अंतर्जातीय मतलब एक जाति दूसरे जाति में ये ना माने। भाई जैसे अब शादी होने लगी, इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, इसी प्रकार उनके शादी में जाना है, किसी और त्यौहार में जाना है, मौत पे जाना है, तो इंटरकास्ट आपस में सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। हमें इस प्रकार का क्या हो गया विषय हो रही हैं। एक अब जाति का इतना हो गया, जो बच्चे लव मैरिज करते हैं वो कास्ट कहाँ देखते हैं, मोस्टली लव मैरिज केसेस में। अरेंज मैरिज में तो अब भी मतलब 5% का ऐसे होंगे जो परिवार की सहमति से इंटरकास्ट मैरिज होती हैं। बाकी लव मैरिज तो 95% इंटरकास्ट चलेंगी। वो एक आध का तुक्का ऐसा लग जाता है कि सेम कास्ट में लव हो जाता है किसी बच्चे को, तो बाकी तो ऐसे ही मतलब कास्ट थोड़ा देखते हैं बच्चे, बाद में शादी कर लेते हैं। तो अंतर्जातीय सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो इसको मतलब ये कोई बुराई नहीं है, वहीं जहाँ मन मिले वहाँ अगर उनको साथ रहने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो समाज को नहीं इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। नारायण अनुसूचित जाति और दलितों के बहुपक्षीय विकास को विश्वसनीय बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम लागू करने के पक्ष में थे, परंतु जातिवाद पर आधारित ऐसे कार्यों को बहुत कड़ा विरोध करते हैं जो लोगों में सामाजिक भेदभाव का पैदा करते हैं। धार्मिक सहनशीलता का विकास। नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता के बुरे परिणामों को निजी अनुभव था। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता को और उसके कारण देश के विभाजन के भयंकर दृश्यों को अपनी आंखों से देखा था। ये मुस्लिम लीग तो अलग पाकिस्तान बनाया था ना, और फिर मारकाट भी होगी थी धर्म हिंदू मुस्लिम में, तो कितना भयंकर दृश्य था वो, कितने लोगों की जानें गई थी उस टाइम मारकाट के दौरान। देश को 2 टुकड़ों में बंटना पड़ा था इसी के कारण, धर्म के आधार पर।
और ये जयप्रकाश नारायण ने अपनी आंखों से देखा था, तो वो इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे थे और एक ऐसे समाज की स्थापना करने चाहते थे जहाँ बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार किया जाए, किसी भी धर्म को मान्यता न दी जाए, सभी धर्मों को बराबर अपना विकास, प्रचार धर्म प्रबंध करने का अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए नारायण सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता के बिल्कुल विरोधी थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता भारत में सांप्रदायिकता पुनः विकसित हो रही है, भी भारत आज़ाद होने के बाद फिर ये स्टेट बनने लगे धर्म के नाम पर, है ना, तो फिर विकसित होने लगी, तो देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अधिक मानसिक दुख हुआ था। जो मारकाट चल रही थी ना देश की आज़ादी के बाद भी मारकाट चल रही थी धर्म के नाम पर, आज भी चल रही है, हिंदू मुस्लिम आज भी मतलब बहसबाजी चलती रहती है, आपराधिक तत्व जो मुस्लिम समाज के हैं वो आज भी मतलब अपने हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी थी कि यदि भारतीयों में धार्मिक सहनशीलता के गुण का त्याग कर दिया और सांप्रदायिकता को ग्रहण कर लिया तो भारत का कोई भविष्य नहीं होगा। नारायण ने उन राजनीतिक दलों का जोरदार खंडन किया जो किसी विशेष धर्म पर आधारित और उन्होंने धर्म के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। उनका विचार था कि ऐसे राजनीतिक दल सांप्रदायिकता के विकास के लिए उत्तरदायी बनते हैं। नारायण ने इस बात पर भी बल दिया था कि भारत के लोगों को अपनी धार्मिक सहनशीलता की विरासत त्यागने से और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को ग्रहण करने से रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक नेताओं को विशेष यत्न करने चाहिए। बीवी से जो धार्मिक नेता है ना, उनको अपने जो नीचे उनके उपासक उनको समझाना चाहिए भी हमारा धर्म कोई वो नहीं है, सभी धर्म बराबर है। जो जैसे अकाली दल है ये पंजाबियों का बनाया हुआ है, पंजाब में है जो, या मुस्लिम लीग उस टाइम हुआ करता, विश्व हिंदू परिषद वो हिंदुओं से रिलेटेड है। तो ऐसे धर्म के आधार पर जो भी राजनीतिक दल बने हुए हैं उनके धार्मिक नेताओं को और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर उनको समझाना चाहिए कि इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे ना करवाएं। पूरे समाज में सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों का महत्व, कोई भी धर्म किसी से निम्न नहीं है, सभी धर्म कोई किसी से ऊंचा धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। यदि लोगों में धार्मिक सहनशीलता के विकास के लिए विशेष यत्न न किए गए तो भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती जाएगी जो राष्ट्रीय एकता के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। तो इस प्रकार भारत के फिर टुकड़े हो जाएंगे धर्म के आधार पर, तो इसलिए ये गलत है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार के राजनीतिक दल का, किसी प्रकार के सरकारी संगठन का निर्माण नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर समझकर लेकर चलना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त समाज। नारायण इस बात पर भी बहुत दुखी थे कि भारत में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नारायण काफ़ी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार का नाग राष्ट्रीय जीवन के सारे पक्षों को डस रहा है तो वह 1974 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सक्रिय राजनीति में कूद पड़े थे, जिसके बाद उसने संपूर्ण क्रांति की थी। संपूर्ण क्रांति उसका मेन जो अगला नेक्स्ट हमारा एक दो बाद क्वेश्चन आएगा ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका, सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति। दो ही पर्सन है उसके मेन, तो एक तो सर्वोदय समाज से रिलेटेड उन्होंने अपने विचार दिए, एक संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड अपने विचार दिए। संपूर्ण क्रांति मतलब समाज के हर क्षेत्र में क्रांति की जरूरत थी, किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ फैली हुई थी और हर प्रकार की गड़बड़ को दूर करने के लिए हर प्रकार के समाज में क्रांति की जरूरत थी, इसलिए उसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। क्योंकि भ्रष्टाचार भी फैला हुआ था, भ्रष्टाचार के कारण सारा जीवन जो है ये समाज हमारा खत्म हो रहा था राष्ट्रीय। उन्होंने किसी भी समय कोई भी लाभकारी सरकारी पद ग्रहण नहीं किया था। जब भ्रष्टाचार भारतीय समाज की जड़ों को घुन की तरह खाने लग पड़ा था तो उन्होंने 1974 में भारतीयों को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनके यत्नों के फलस्वरूप ही भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1977 में प्रथम बार जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। नारायण भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने भारतीयों को प्रेरणा दी थी कि वे वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की सामाजिक बुराइयां बहिष्कार करने और उनके भ्रष्टाचार के अंत के लिए जोरदार संघर्ष करें। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे ऐसे स्वैच्छिक संगठन बनाए जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष कर सके। नारायण यह अनुभव करते थे कि राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उन्होंने दल रहित लोकतंत्र की जो है धारणा पेश की थी। भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं ना, वोट खरीद लेते हैं या किसी और कार्यकर्ता का काम पैसे देकर करवा देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक दल है ये भ्रष्टाचारी फैलाते हैं। तो वो ऐसे लोकतंत्र की कामना करते थे जिसमें दल ही नहीं हो, दल विहीन लोकतंत्र हो। जितने ज़्यादा दल होंगे उतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी फैलेगी, उतने ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी लगवाएंगे। जिसने जो कांग्रेस की शासन में लग गया तो कांग्रेसियों को ज़्यादा महत्व देगा, जो बीजेपी के शासन में लग गया वो बीजेपी को ज़्यादा महत्व देगा। करते हैं ना जो जिसके राज में लगता है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी भी फिर अपनी पार्टी की पूजा करने लग जाते हैं, अपने पार्टी के गलत सलत कामों को सभी को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार ये राजनीतिक दल और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए।
स्त्रियों की स्थिति में सुधार। नारायण पुरुषों और स्त्रियों की स्थिति में समानता के समर्थक थे। वह स्त्रियों को किसी भी पक्ष में पुरुषों से निम्न नहीं समझते थे। उनका यह विश्वास था कि भारतीय स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार किए बिना भारतीय समाज का सुधार नहीं हो सकता। नारायण लिंग के आधार पर स्त्रियों के विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव के कठोर विरोधी थे। वह स्त्रियों की स्थिति में बहुपक्षीय सुधार करने के समर्थक थे। उनका यह विचार था कि सदियों से पिछड़ती चली आ रही भारतीय स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए शिक्षा का साधन सर्वोत्तम है। पहले शिक्षा नहीं थी ना, पढ़ी लिखी औरत नहीं थी। पढ़ी लिखी औरत नहीं थी तो उनको अपने अधिकारों का पता नहीं था भी हमारे कितने अधिकार है, औरतों को क्या क्या अधिकार है। वो इसी प्रकार एक बच्चा पैदा करने की और घर का काम करने की मशीन बनी हुई थी। इससे ज़्यादा उनसे कोई उम्मीद नहीं करते थे और ना ही वो सक्षम भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन की कमी थी। जब वो शिक्षित होगी तो उसको अपने अधिकारों का, अपने लिए जो भी समाज में स्थान उनका बना हुआ उस स्थान को वो हासिल करने लग जाएगी। अब तुम देखोगे देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति तक बढ़ने लगी है। वो एजुकेशन के आधार पर ही तो इलेक्शन लड़ने लगी, सर्विस करने लगी। अब ये नहीं है कि वो एक खाली हाउसवाइफ बन के रह गया है, बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर रह गई है। अब वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम करने लगी है। चाहे फौज क्यों ना हो, चाहे पायलट क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में वो जाने लगी है। तो नारायण भी ऐसा चाहता था कि पुरुष से किसी भी क्षेत्र में औरत कम नहीं है, तो इनके साथ भेदभाव क्यों किया जाए, इनके साथ समानता का भी भेद किया जाए। पहले क्या होता था, औरतें जब काम करती थी तो उनका वेतन कम होता था और सेम काम करने वाले पुरुष का वेतन ज़्यादा होता था। बराबर काम लिया जाता था, उसके बदले उसको कम का वेतन दिया जाता था। ये सब उनके साथ भेदभाव, पक्षपात होता था। तो ऐसा भेदभाव और पक्षपात रहित की समाज की उन्होंने कल्पना की थी कि पुरुष और स्त्रियों के उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ग्रामीण समाज का सुधार। नारायण का यह विश्वास था कि जब तक भारतीय ग्रामीण समाज का क्रांतिकारी सुधार नहीं होता तो भारत का राष्ट्रीय पुनर्गठन संभव नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, अज्ञानता, जातिवाद, अंधविश्वास, व्यर्थ के राजनीतिक रीति रिवाज, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए। तभी तो ग्राम का विकास होगा ना। अज्ञानता खत्म हो जाएगी, शिक्षा खत्म हो जाएगी, जातिवाद का विरोध करने लग जाएंगे लोग, भी जातिवाद का भी है ही नहीं करेंगे। अंधविश्वास जो ये धार्मिक कर्म कांड पूजा में हम अंधविश्वास में बड़े हुए, व्यर्थ के रीति रिवाजों में पनप रहे हैं लोगों के अंदर, वो खत्म हो जाएंगे। जब शिक्षा आ जाएगी तो गरीबी और असमानता तो अपने आप खत्म हो जाएगी। जब समाज से ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो ग्रामीणों का विकास अपने आप हो जाएगा। एजुकेशन आ जाएगी तो उनको अपने अधिकारों का पता चल जाएगा। समाज ग्रामीण समाज के सुधार के लिए वे कृषि के सुधार को विशेष महत्व देते थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का 50% भाग कृषि व कृषि से संबंधित साधनों से प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद हमारी कृषि संबंधी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, जिसके लिए आज भी हम आंदोलन कर रहे हैं। आज भी किसानों को आंदोलन का सहारा लेकर अपने सुधार करवाने पड़ रहे हैं। इतना कृषि प्रधान देश होते हुए 80% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 50% हमारी ये जो नेशनल इनकम है, उसका इनकम जो हमें आय जो मिलती है वो 50% वो कृषि से मिलती है। उसके बावजूद भी वो अनेक समस्याओं से आज भी ग्रस्त है किसान। जयप्रकाश नारायण के अनुसार कृषि के समन्वित विकास की बहुत आवश्यकता है। इसमें सुधार के लिए उन्होंने भू आंदोलन का मार्ग अपनाया। भूदान आंदोलन संबंधी विचार आचार्य विनोबा भावे से ग्रहण किए थे। उनके मतानुसार भारत केवल भूदान आंदोलन के द्वारा ही अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का हल कर सकता है। उन्होंने कृषि में सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारत में कृषि के सुधार के लिए समाजवादी देशों की भांति सामूहिक और सहकारी कृषि पर बल देना चाहिए। भूमि का स्वामित्व जोतने वाले के हाथ में होना चाहिए। भूमि संबंधी सभी ऋणों को समाप्त कर दिया जाए, जोतों को इकट्ठा किया जाए। जो ये इस्तेमाल किया था ना मारकाट के बाद 1948 के बाद, ज़मीन के टुकड़े कहीं कहीं बिखरे पड़े थे, सब इकट्ठे नहीं कर दिए। तो यही था कि एक टुकड़ा जोतने के बाद दूसरे टुकड़े पे जाते थे तो समय बर्बाद होता था। जिसके भी 5, 10, 8, 2, 4 किल्ले हैं वो इकट्ठे कर दिए जाए। अब लगभग इकट्ठे मिलेंगे ना। अब ये नहीं मिलेगा कि यहाँ आधा किल्ला, वहाँ 1 किल्ला, वहाँ 2 किल्ले। ये मतलब ये है कि 5-7 यहाँ हो गए, 5-7 अलग हो गए दूसरी जगह पर, काफ़ी डिफरेंस में नहीं मिलेंगे वो आपको। ऐसे जोतों को इकट्ठा किया जाए और सहकारी और संयुक्त कृषि स्थापित किए जाए। सरकार को कृषकों के लिए खेती संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए और आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ऋण आदि देने चाहिए। लोकतंत्रीय प्रणाली में सुधार। नारायण ने जब राजनीतिक दलों के भ्रष्ट दोषों का अनुभव हुआ
तो विश्वास हो गया था कि राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्रीय समाज स्थापित नहीं किया जा सकता। वह समझ चुके थे कि भारत में विकसित हो रहे भ्रष्टाचार सिद्धांत राजनीति, अवसरवाद, राजनीतिक स्वार्थवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतवाद आदि के अवगुणों के लिए उत्तरदायी राजनीतिक दल भी है। इसलिए उन्होंने दल रहित लोकतंत्र की धारणा पेश की थी कि एक ऐसा दल रहित लोकतंत्रीय समाज स्थापित करने के इच्छुक थे जिसमें मानवीय रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण स्थान हो, शासक लोगों के सेवक के रूप में काम करने की लगन रखते हो। आजकल तो जिसका नौकरी मिल जाती है ना, या जो राजनीति में पहुंच जाता है, वो मालिक बन के बैठ जाता है, जबकि उनका काम क्या होता है? जनता की सेवा करना। और वो जनता की सेवा की बजाय जनता के सेवक के रूप में काम न करके जनता के मालिक के रूप में काम करते हैं। नारायण प्रचलित चुनाव प्रणाली को भी दोषपूर्ण मानते थे। उनका यह मत था कि इस चुनाव प्रणाली द्वारा लोगों की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि नहीं चुने जाते। उसमें चुनाव में क्या है? जाति धर्म का बोलबाला रहता है, पैसे का बोलबाला रहता है। वोटिंग वही ब्राह्मण खड़ा होगा तो सभी ब्राह्मण उसी की देंगे, चाहे वो ब्राह्मण कितना ही निकम्मा हो। जाट खड़ा होगा तो जाट की देंगे, चाहे वो जाट कितना ही निकम्मा क्यों ना हो। योग्य व्यक्ति को वोटिंग नहीं करके आज हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर वोट कर रहे हैं ना, तो इससे भ्रष्ट लोकतंत्र ही बनेगा। इससे एक अच्छे लोकतंत्र की कामना कैसे कर सकते हैं जब हम चुनने में ही गलती कर रहे हैं। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि जा रहे हैं वो योग्य व्यक्ति ना होकर अयोग्य व्यक्ति को हम चुन लेते हैं, तो अयोग्य से फिर कैसे हम एक ऐसे समाज की स्थापना की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सर्वहित हो या सर्वोदय का भला हो। राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए चुनावी टिकटों के आधार पर साधारण बहुमत से निर्वाचित प्रतिनिधि संपूर्ण जनता की वास्तविक इच्छा के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसलिए नारायण ने प्रचलित चुनाव प्रणाली के स्थान पर ग्रामीण स्थान से सतर से लेकर उस स्तर तक सर्वसम्मति से जनता के सेवकों का चुनाव करने की धारणा पेश की। चाहे नारायण की यह धारणा भारत जैसे विशाल राज्य में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, परंतु नारायण द्वारा प्रचलित चुनाव प्रणाली के प्रदर्शित दोषों से इनकार नहीं किया जा सकता। नारायण संपूर्ण लोकतंत्रीय प्रणाली में ऐसे सुधार करना चाहते थे जिनके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार मुक्त समानतावादी समाज की स्थापना हो सके। नेक्स्ट है हमारा नौकरशाही का सुधार। जो सरकारी अधिकारी है ना, जो मालिक बन के बैठ गए, अगर ये भ्रष्टाचारी खत्म कर दें और अपने आप को जनता का सेवक समझने लग जाएं तो आधी समस्याएं तो वहीं दूर हो जाएंगी। एक फाइल 2-2 महीने तक अटकी पड़ी रहती है जनता की, वो पैसे के बल पर आगे से आगे टेबल पे जाती है। अगर ये पैसे का बोलबाला नौकरशाही में खत्म हो जाए, भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए, तो टाइम पे काम बनेंगे। टाइम पे काम होगा तो समाज में ये फिर नौकरशाही के खिलाफ जो जनता मतलब आवाज़ उठाती है, आंदोलन करती रहती है, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा समाज से। नारायण का यह विचार था कि किसी भी तरह का सुधार व्यवहारिक तौर पर तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि नौकरशाही का दृष्टिकोण लोक सेवकों वाला न हो। भी जनता का सेवक बड़ा अगर उनका दृष्टिकोण नहीं बना न, तो कितने व्यवहारिक तौर पर हम ये कल्पना कर लें तो तब तक पुनर्निर्धारण समाज का नहीं हो सकता। सुधारों को व्यवहारिक रूप तो नौकरशाही द्वारा ही किया जाता है, परंतु नारायण भारत में नौकरशाही की कार्यशीलता के दोषों से भली बातें परिचित थे। वह अनुभव करते थे कि हमारे देश में शक्तियों का केंद्रीयकरण हो रहा है और नौकरशाही दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। लोकतंत्रीय प्रणाली में नौकरशाह और असैनिक अधिकारियों का व्यवहार लोगों को सेवकों वाला होना चाहिए, परंतु नारायण ने यह महसूस किया था कि भारत में नौकरशाही जनता का स्वामी बनती जा रही है। प्रशासन में लाल फीताशाही इतनी अधिक बढ़ गई है। लाल फीताशाही क्या होती है पता है? लाल फीताशाही होती है जब एक फाइल लंबे समय तक अटकी रहती है, उसको लाल फीताशाही बोलते हैं। जब एक ही टेबल पर वो लंबे समय तक पड़ी रहेगी तो फिर उसको जो है लाल फीताशाही का रूप दे दिया जाता है। अगर लाल फीताशाही ना हो तो हमारी टेबल में जो कोई भी फाइल आई है वो टाइम टू टाइम अगर आगे चलती रहेगी तो टाइम पे काम बनेगा। जब टाइम पे काम नहीं बनता, एक फाइल अटकी पड़ी रहती है, तो उसको लाल फीताशाही का नाम दिया जाता है। ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं, अब तुम्हारा ऑप्शनल आने लग गए। जब ऑप्शनल नहीं आते थे तो तब इसमें ऐसे क्वेश्चनिंग आ जाती थी कि लाल फीताशाही क्या होती है, कि छोटे से छोटे काम के लिए भी काफ़ी अधिक समय लग जाता है। पड़ी रहती है ना टेबल पे छोटे से छोटे काम के लिए, तो इसको लाल फीताशाही, क्योंकि अनेकों तरह की कार्यवाहियां करने की आवश्यकता होती है। नौकरशाही नियमों को कठोरता से पालन करने के आधार पर प्रत्येक काम को देरी से करते हैं, जिसके कारण जनता प्रशासन के साथ संतुष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई अपवाद भी असैनिक अधिकारी और कर्मचारी होगा जो रिश्वत लिए बिना अपने कर्तव्य को पूर्ण करता हो। कोई भी छोटा सा काम करना पड़ता है या बड़ा काम करना है, उसके हिसाब से फिक्स कर रखे हैं रेट। बड़े काम की बड़ी रिश्वत, छोटे काम की छोटी रिश्वत। तो कोई भी ऐसा अपवाद, कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी होगा या नौकरशाह होगा जो बिना पैसे लिए किसी काम को करता होगा, वरना तो हर सीट की फिक्स रिश्वत हो चुकी है कि इतना काम इस टेबल पे ही इस कलर को इतने देने होंगे। बड़े काम ना बड़े काम कलर होंगे, बड़े अफसर होंगे तो बड़े पेमेंट देनी होगी।
नौकरशाही की ऐसी निराशाजनक स्थिति को सुधार नारायण के कार्यक्रम में शामिल था। उनका यह विचार था कि शक्तियों का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए ताकि प्रशासन के विषय में कम से समय लग सके। इसके अतिरिक्त वह लाल फीताशाही को भी नरम बनाना चाहते थे ताकि जो नियमों का पालन करने के नाम पर असैनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में देरी न कर सके। लाल फीताशाही का नाम क्यों आया? क्योंकि वो अपने काम को नियमों का पालन करने के बहाने बना देते थे। भी यहाँ पास होगी, फिर उस टेबल पर जाओगी, फिर वो सब हो जाएगी। तो इन नियमों में भी ढील होनी चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। भाई जिसने साइन करने हैं वो 1 2 या 2 के करवा के उस फाइल को काम करो, उस काम को निपटा दो। अब तो मेरे हो गए भी 4 अफसरां के और होंगे, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे। इस तरह के बहाने बनाते हैं ना, नियमों की कठोरता का बहाना बनाते हैं। ऐसे नियमों में भी कठोरता नहीं होनी चाहिए, जो भी काम है उसको आसानी से निपटा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह यह चाहते थे कि लोगों को अपने अधिकारों के संबंध में जागृत किया जाए ताकि नौकरशाही की ज्यादतियों के विरुद्ध अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सकें। ग्राम पंचायत व्यवस्था में सुधार। जयप्रकाश नारायण ने ग्रामों का सर्वोदय समाज का आधार माना है। उसका मत था कि ग्रामीण समाज में कुछ दोष हैं जिन्होंने सर्वोदय के द्वारा दूर किया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण के मतानुसार ग्रामीण संस्थाओं के ऊपर राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होने के कारण वह सफलतापूर्वक कार्य करने में असमर्थ है। अब हमने एक सरपंच को चुन लिया, लेकिन एक सरपंच आज़ाद नहीं है कि अपने गांव में जैसा चाहे विकास कर सके। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, ग्रांट तो वहीं से आती है ना। फिर जेई आएंगे, मापा तोली करेंगे, भैया गड़ी कितनी है, कितनी लंबी चौड़ी, कितना पैसा दे रहा है। उसके बढ़ने के दौरान भी उसकी जांच पड़ताल चलती रहती है, इतनी ईटाई, इतना सरिया, इतना बजरी, इतना कहाँ क्या क्या लगाया है। तो उसके ऊपर मतलब हर काम के ऊपर इंटरफेयर सरकार करती है ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर, तो ये इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में असमर्थ है। ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से इसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत को स्वायत्तता प्राप्त न होने के कारण वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती है। इन दोषों को दूर करने के लिए वित्त राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त करती है। हर काम करने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? उसको केंद्र से, राज्य से मिलता है। उसके निर्देशन में यही कार्य करती है। इन दोषों को दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने सुझाव दिए कि ग्रामीण संस्थाओं पर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के नियंत्रण की बजाय जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसे वापस बुलाने की सुविधा होनी चाहिए। जो भी सरपंच ये लगे कि हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा, तो गाँव वालों के पास, ग्राम सभा के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसको 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको उसके पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दल ग्रामीण जनता को विभाजित न कर सके। फिर वो धर्म पर सरपंच भी अब तो ये कहने लगे फलानी पार्टी का उठ गया, दखड़ी वो तो लोक दल का है, वो तो इनेलो का है, वो फलानी का है, कांग्रेस का है, वो बीजेपी का। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों को इन छोटे चुनाव में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक गाँव में योग्यता के आधार पर सरपंच चुना जाना चाहिए। उसमें गाँव में गुटबंदी न बना पाए। गाँव को इतनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए जिसके कारण वह अपने वित्तीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। ग्राम पंचायत को ग्रामों के विकास के लिए नीतियाँ स्वयं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें सरकार को नीति, आदेश, कानून नहीं बनाने चाहिए। फिर किस प्रकार दैनिक प्रशासन ग्राम का चलाना है उन्होंने गाँव का, ये काम के सरपंच को या उसके पंचों को पता होना चाहिए, न कि सरकार उनको ये आदेश दे कि तुम ये करवाओ, वो करवाओ, तब वो काम कराएं। तो इससे ज़्यादा मतलब उनके अंदर देरी होती कामों।